हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दी कॉन्सेप्ट कोच। तो आज आपका भाई, आपका दोस्त, मैं वंश श्रीवास्तव लेके आया हूं आप सभी के लिए आईएससी कॉमर्स स्ट्रैटेजी फॉर द सेशन ऑफ 2025-2026। तो अभी हाल ही में आईएससी बोर्ड्स के रिजल्ट्स आए थे और मेरे आए थे 97%, जिसमें अकाउंट्स में थे 96, इकोनॉमिक्स में थे 96 और कॉमर्स में थे 100। और ये सभी मार्क्स आए थे बिना किसी कोचिंग के। तो आज मैं बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं जो कि आपको क्लास 12th में ध्यान में रखने हैं, ताकि आपकी जो जर्नी है वो बहुत आराम से चले और कोई दिक्कत ना आए और आप सभी 95% लेके आ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसको माना जाता है कि कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आइए इसको डिकोड करते हैं। आप सभी समझ गए होंगे कि मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। तो किस वे में मैंने अकाउंट्स पढ़ी वो मैं आप सभी को बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने अपने आप से अपनी अकाउंट्स की वॉल्यूम 1 उठाई। सबसे पहला चैप्टर खोला और थ्योरी पढ़ना चालू किया। अब यहां बहुत लोग बोलेंगे कि थ्योरी क्यों पढ़ी, थ्योरी का क्या मतलब है हमारे अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम में। मैं बता दूं, थ्योरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, और थ्योरी आपकी सबसे ज्यादा काम आएगी सीयूईटी में। तो इसलिए आपको थ्योरी भी साथ साथ में पढ़नी है। तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया, पहले थ्योरी पढ़ी, उसके बाद मैंने 5 इलस्ट्रेशन देखे। 5 इलस्ट्रेशन देखने के बाद मैंने 5 क्वेश्चन लगाए। 5 क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व किया अपनी कॉपी में। फिर देखा अगर उसमें कुछ डाउट होता था तो वो मैं अपने स्कूल में जाके पूछता था अपने टीचर से। मेरे टीचर थे गौरव सर, जो कि मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते थे और उन्होंने मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। तो यही करते 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 मैंने हर एक चैप्टर किया। क्या करता था, पूरा चैप्टर कॉपी में सॉल्व कर लिया। उसके बाद जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने रिविजन चालू किया। अब ये रिविजन कैसे करना होता है अकाउंटेंसी का, सबसे पहले तो ये आप मान के चलिए जो आप अकाउंट्स में आज पढ़ रहे हैं वो शायद 2 हफ्ते बाद आपको याद ना रहे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कांस्टेंट रिविजन्स मांगता रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने आज पार्टनरशिप किया तो आज से 1 हफ्ते बाद आपको पार्टनरशिप रिवाइज करना है। और करना कैसे है, बुक नहीं खोलनी है आपको एक पेन और पेपर लेना है। आपको पेन और पेपर में लिखना है पार्टनरशिप चैप्टर। उसके बाद आपको याद करना है कि मैंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। जैसे फिक्स मेथड पढ़ा, मैंने फ्लक्चुएटिंग मेथड पढ़ा, गारंटी बाय पार्टनर पढ़ा, गारंटी बाय फर्म पढ़ा, मैंने पास्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ी, किस अकाउंट में क्या जाता था, इसको आपने पढ़ना है। और जो आपको लगता है कि आपसे जो पॉइंट छूट रहा है उसको एक सेपरेट पेपर बना के नोट्स में लिखना है। वही नोट्स आपके एग्जाम टाइम में काम आएंगे, वही नोट्स आपके एंड तक बोर्ड एग्जाम में भी काम आएंगे। मार्क माय वर्ड्स, यही जो स्ट्रैटेजी है यही आपको लेके आ सकती है 95+ इन अकाउंट्स, और आप 100 भी ला सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि अकाउंट्स को रटना नहीं है, वरना अकाउंट्स आपको 100 क्या 20 नंबर भी नहीं देगी। इसलिए आपको यही करना है कि पूरा चैप्टर करना है, फिर उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज किस मेथड से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और एटलीस्ट आपकी अकाउंटेंसी की दोनों वॉल्यूम्स बोर्ड से पहले कम से कम 2 बार तो होनी ही चाहिए। उसके बाद आपको सैंपल पेपर्स भी लगाने होंगे। तो ये रहा पूरा अकाउंट्स का। आगे मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स का। आइए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कैसे पढ़ा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता था कि जो अपनी बुक है उसको उठाया, उसको रीड करना चालू किया। एक बार रीड किया, समझा उस चैप्टर में है क्या। दूसरी बार रीड करते करते जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरलाइन किया और फिर नोट्स बनाते गए। और हमारी इकोनॉमिक्स की बुक में बहुत सारे ग्राफ हैं, तो उन ग्राफ को मैंने कॉपी में बनाया और साथ साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन लिखा। उससे क्या होगा कि आपको जब आप बोर्ड टाइम में होंगे या फिर जब अपने एग्जाम टाइम में होंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी कि आपका वो ग्राफ कहाँ था, नोट कहाँ था, क्योंकि बहुत काम आएगा ये आपके ग्राफ्स, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ हैं, आप कितने एंड मोमेंट पे देखेंगे। तो उसके लिए आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस ग्राफ में क्या आना था। बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, तो ये विद प्रैक्टिस आएंगी। तो जब आप इसको कॉपी में लिख लेंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा, तो वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ किताब से पढ़ के इसमें आपका कोई भला नहीं होगा। आपको इसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
जिन लोगों को ये लगता है कि वो 1-2 महीना पढ़ के आखिरी में इकोनॉमिक्स में 80-90 नंबर ले आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। इसके लिए आपको शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, एक एक डिटेल को आपको लिखना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के लिए आपको अभी से इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या चल रहा है और क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इससे क्या होगा कि वो आपकी इन्हांस करेगा, आपका जो भी आप पढ़ रहे हो उसको बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देगा। तो आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे या फिर जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, कुछ केस स्टडीज आती हैं इकोनॉमिक्स में, वो बहुत इजीली और आराम से हो जाएंगी। मैं यही बता रहा हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स के लिए यही किया था और उसके बाद मेरा इकोनॉमिक्स के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स में आपको सीबीएसई के बुक्स भी पढ़ने पड़ेंगे एंड में, या फिर एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि वो आपको और एक तरीके से कहूँगा एक डीप अंडरस्टैंडिंग देगा सब्जेक्ट की। तो इससे क्या होगा, जो आईएससी है और जो एनसीईआरटी है वो एक तरीके से मिक्स हो जाएगा और आप अपने तरीके से अपने वे में एक बहुत ही एलाबोरेट और अच्छा आंसर लिख सकोगे, जो आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जिसको हमारे सारे कॉमर्स वाले दोस्त इतना इग्नोर करते हैं, बट इट इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट। वो है हमारा कॉमर्स या फिर बिजनेस स्टडीज भी बोल सकते हैं आप। तो कॉमर्स की बुक देखिए, जो हमारी सीबी गुप्ता जी की है, वो इतनी मोटी बुक है, लेकिन आपको पढ़ना उसको इतना सा है। 80% ऑफ द सिलेबस उसमें नहीं पढ़ना है आपको। अब केवल और केवल काम जो होता है कॉमर्स में, वो सिर्फ आंसर राइटिंग का काम होता है। आपको आंसर लिखना आना चाहिए। आपके नंबर 100 में 100 लिखे हुए हैं, बोर्ड में आएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। आपको क्या करना है, और जो भी कॉमर्स के नोट्स बनाएगा वो सबसे बहुत ही बड़ी गलती करेगा, क्योंकि कॉमर्स के नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। आपको पूरी पूरी बुक छापनी है, इसका मतलब तो फिर ये हुआ अगर आप नोट्स बना रहे हो। तो कॉमर्स के लिए आपको ये करना है, आपने चैप्टर पढ़ा, आज जो कीवर्ड्स होते हैं, लाइक अगर आप बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उनमें फैक्टर्स में आपको जो मेन सब हेड्स होते हैं, उन सब हेड्स को अंडरलाइन करना है, वो याद रखने हैं। और जो आगे की कहानी वो आप खुद भी बना के लिखोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कोई नंबर नहीं काटेगा। बट ये है कि आप सही कहानी लिखो, ये नहीं कि आप उसमें गाना लिख के आ रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पर आप अगर उसमें सब हेड्स लिख के उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करोगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। और कॉमर्स को शुरुआत से पढ़ना, एक एक चैप्टर को कम से कम 5-6 बार अगर पढ़ लोगे, 15 चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर को 5-6 बार पढ़ लोगे अपने बोर्ड से पहले, तो आई गारंटी यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 इन कॉमर्स। और कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और कुछ एकदम डिफरेंट नहीं आता। सिर्फ बेसिकली आपको जो बुक में आप पढ़ रहे हो वही आपको लिखना है, और इसमें कुछ अलग नहीं करना है। लेकिन उनके लिए होगा ये जो शुरुआत से कॉमर्स पढ़ेंगे, जो डे 1 से कॉमर्स पढ़ेंगे, उसी का डे एंड पे बहुत। तो ये थी तीनों सब्जेक्ट, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की स्ट्रैटेजीज जो मैंने फॉलो करी थी और जो मैंने फॉलो करके 97% लेके आए थे। तो अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो आप भी ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करिए, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं ये वन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं, जो बहुत ही सिंपल है और कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं करना है। कोई आपको 18-18, 20-20 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस जितनी देर पढ़ रहे हैं उसको इफेक्टिवली पढ़ना है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, अभी आप कॉमर्स में ही पढ़ेंगे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो आपको एफिशिएंट भी होना है और आपको इफेक्टिव भी होना है, इसका आपको खासा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि टाइमिंग कब कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो देखिए अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे ये था कि मैं जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूंगा उतनी जल्दी मैं रिवाइज कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे साथ क्या है कि मैं जितना रिवाइज करूंगा उतना मेरी एफिशिएंसी और मेरी इफेक्टिवनेस एनहांस होती है। तो आपके लिए क्या हो सकता है कि आप एक बार पढ़ो, आपको वो हमेशा याद रहे, लेकिन मेरे साथ क्या होता था कि अगर मैंने एक बार पढ़ा तो उसके बाद मुझे 2-3 बार उसका रिविजन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अपना जो सिलेबस है वो अगस्त तक खत्म कर लिया था, पूरा बोर्ड का पूरा सिलेबस। उसके बाद मैंने एक एक करके चैप्टर उठाए, उसको रिवाइज किया। मैंने सीबीएसई की बुक्स उठाई, एनसीईआरटीज उठाई, उसमें देखा क्या अलग है, क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, क्या वहाँ अलग से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो मैं कहूँगा कि मेरी नॉलेज भी एनहांस करी और मेरे को बोर्ड्स में भी उसका बहुत हेल्प किया। तो इसलिए आप भी यही कर सकते हैं कि अपना सिलेबस जितना जल्दी हो सके वो निपटा लें। उसके बाद आपको रिविजन्स करने हैं। रिविजन करते करते रहेंगे तो आप, वही मैंने बोला ना, इफेक्टिव भी रहेंगे और एफिशिएंट भी रहेंगे।
तो आज मैंने आपको सारी की सारी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी आप सभी को बता दी है। अब इसे किस तरीके से अपने वे में इंप्लीमेंट करना ये आपका काम है ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। और याद रखिएगा कि ये जो क्लास है आपकी 12th क्लास और जो कॉमर्स स्ट्रीम है बहुत प्यारी स्ट्रीम है, आराम से हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम प्यार से धीमे धीमे से अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे और आगे चल के आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो भी बहुत अच्छे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं CUET की वीडियोस लाऊं और पर सब्जेक्ट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की भी एक एक चैप्टर को डिटेल में बताऊं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, तो इसके लिए प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो ताकि मैं और आगे वीडियोस लाता रहूं और आप सभी को हेल्प कर सकूं। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। शब खैर।